गाइस, वेलकम टू माय चैनल माय थॉट्स। तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में प्लॉटर तक पढ़ लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है सीपीयू से। ठीक है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के बारे में पढ़ लेते हैं। CPU is the brain of computer. This is used as a processing device in fourth generation. We measure processor speed in MIPS and unit of CPU is gigahertz. मतलब इस पूरे पैरा का मतलब क्या हुआ? CPU जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ठीक है। और ये जो CPU का यूज़ होना स्टार्ट हुआ है, ये हमारे फोर्थ जनरेशन से CPU का यूज़ होना स्टार्ट हुआ है। और सीपीयू की जो मेजरमेंट्स होती हैं वो किस में कैलकुलेट करी जाती है? स्पीड की बात करें तो स्पीड को MIPS में मेज़र करते हैं, यानी मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। और अगर सीपीयू की यूनिट की बात करें तो वो होती है गीगाहर्ट्ज। ठीक है, सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं: अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी ALU, CU यानी कंट्रोल यूनिट, MU यानी मेमोरी यूनिट। और उसके बारे में ये लिखा है कि ALU क्या करता है? ALU हमारी सारी कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज़ें प्रोसेस करता है। कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन होगा या कोई कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज़ें होंगी, वो सारी कौन हैंडल करेगा? ALU हैंडल करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ऑपरेशंस आपको दिए गए हैं, कैलकुलेशन से रिलेटेड ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। और लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, CU की बात करें तो CU क्या होता है? CU होता है हमारा जो हमारी कोई भी यूनिट हो, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, सबको कंट्रोल करने का काम करता है CU। इसका नाम ही है कंट्रोल यूनिट। तो ये हर चीज़ को कंट्रोल करने वाला काम करता है। ठीक है, कि हमारा प्रोसेस ठीक से हो, उसको कंट्रोल करता है। MU क्या करता है? MU का नेम ही आपको समझ में आ रहा है, मेमोरी यूनिट, यानी ये हर चीज़ को स्टोर करता है, आपके डेटा को स्टोर करेगा। नेक्स्ट अब आते हैं सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर आपके 2 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पर सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन नॉट टच। दिस इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स को अगर मिला देंगे तो वो पूरा एक ग्रुप बन जाएगा, और उस ग्रुप को बोलेंगे सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये कंप्यूटर का एक पार्ट होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, सॉफ्टवेयर को आप कभी भी टच नहीं कर सकते होगे, और हार्डवेयर को आप टच कर सकते हो। हार्डवेयर का मतलब आपकी कंप्यूटर की और भी जो डिवाइसेस होती हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, उन सबको आप टच कर सकते हो, तो वो हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब आप उसे टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? This is a type of computer that operates computer system. This is a platform for application softwares where application softwares run. This help to connect hardware to software and hardware to hardware. मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। मतलब कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो रन करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही रन करता है। ठीक है, अब जैसे आपकी ट्रेन को खड़े होने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, ऐसे वो कहीं पे भी तो खड़ी नहीं हो सकती, तो उसे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जहाँ से उस पर सारे लोग चढ़ते और उतरते हैं, एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। वैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है और अपना प्रोसेस करता है, जो काम है वो करता है, वापस चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब ये क्या लिखा है? दिस हेल्प टू कनेक्ट हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टू हार्डवेयर। मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपके डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। हार्डवेयर टू हार्डवेयर कनेक्शन का मतलब है कि डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं। मतलब जैसे कीबोर्ड आपके मॉनिटर से कनेक्ट है, माउस आपके मॉनिटर से कनेक्ट है। ठीक है, तो ये 2 डिवाइसेस है जो आपस में कनेक्ट कर रहा है कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ऐसे ही हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से भी कनेक्ट करता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक
सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपने सुना होगा। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आपके हार्डवेयर से कनेक्ट हो रहा है। हार्डवेयर आपका मॉनिटर हो गया, तो मॉनिटर को आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से कौन कनेक्ट कर रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी पार्ट होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट में ओएस बोलते हैं, ठीक है। ओएस OS is a part of system software which manages and control all the functions of the computer system। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है और मैनेज भी करता है, ठीक है। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्स द यूजर इन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम। पेरिफेरल डिवाइसेस का क्या मतलब है? जो अलग डिवाइसेस आप बाहर से लेकर के आते हो और आपके सिस्टम पे कनेक्ट करते हो। जैसे कि आपको कोई फाइल अपने यूएसबी से ट्रांसफ़र करनी है मॉनिटर में, तो आप एक यूएसबी लेकर आते हो या पेन ड्राइव लेके आते हो, तो उसको अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर सिस्टम में आप कनेक्ट करते हो। तो जो कनेक्ट करते हो तो उसको चलाने के लिए कौन हेल्प करता है? आपका ओएस हेल्प करता है, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे कि आपके पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने में और मॉनिटर करने में कौन हेल्प करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। फिर दिस सॉफ्टवेयर इज द फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर्स मेमोरी आफ्टर द कंप्यूटर इज ओपन। अगर हमारा कंप्यूटर जब भी हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो प्रोग्राम लोड होता है हमारे कंप्यूटर में वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो पहला प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में लोड होता है जब भी आप कंप्यूटर ओपन करते हो तब, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के यानी ओएस के एग्जाम्पल्स क्या है। जैसे कि विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, मैक हो गया, एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, MS DOS हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके ओएस के। विंडोज़ तो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, आपके खुद के भी कंप्यूटर में विंडोज़ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो क्या लिख कर आता है? विंडोज़ आता है ना, विंडोज़ लिख कर आता है। तो इसका क्या मतलब है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले आपके कंप्यूटर में लोड हुआ है, ठीक है, इसीलिए वो लिख के आता है। फिर नेक्स्ट आते हैं, दूसरा पार्ट है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर का क्या मतलब है? दिस इज इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर सिस्टम टू कनेक्ट पेरिफेरल डिवाइसेस। इट प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर व्हेन अ सिस्टम डज नॉट सपोर्ट सर्टेन फीचर्स और हार्डवेयर डिवाइसेस ड्राइवर आर यूज्ड टू रन देम। मतलब कि जब भी आप कोई पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसी पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट करते हो जो कि आपका हार्डवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, मतलब उस हार्डवेयर में उसके बारे में चीज़ें नहीं होती हैं, तो डिवाइस ड्राइवर हेल्प करता है उन्हें आपके कंप्यूटर में समझने में, ठीक है। आपके कंप्यूटर को उसे समझने में डिवाइस ड्राइवर हेल्प करता है। जब भी आप कोई नई डिवाइस अपने कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट करते हो तो, ठीक है। और एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र को हार्डवेयर से कनेक्ट होने में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिवाइस ड्राइवर। थर्ड समझते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट कोड्स रिटन इन नंबर और डिजिट्स एंड अल्फ़ाबेट्स इनटू बाइनरी डिजिट्स। मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब ये है कि वो आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा है। पर कैसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा है? जो भी आप लिखते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में, नंबर लिखते हो, कोई डिजिट लिखते हो, कोई अल्फ़ाबेट लिखते हो, उन सबको किस में कन्वर्ट कर देता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर? बाइनरी डिजिट्स में। क्यों बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करता है? क्योंकि आपका कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डिजिट्स ही समझता है, इसीलिए हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर तो अपने कंप्यूटर में चाहिए ही होता है और वो हर कंप्यूटर में होता है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट हो गए आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के।
चलिए अब नेक्स्ट दो हमने आपको बताया ना, दो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने पढ़ लिया और उसके पार्ट भी पढ़ लिए। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पढ़ लेते हैं। Application software is a software package used to help a user perform general and specialized tasks. When working on an application software, the given instructions reach the processor through the operating system. मतलब कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर का पूरा पैकेज होता है। पैकेज का मतलब कि पूरा बंडल, ठीक है। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया। अब उस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये है जो पूरा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, MS एक्सेस हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके MS ऑफिस वाले पूरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं। ठीक है, समझ में आया? अब ये बोल रहा है जब भी हम किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसर तक पहुंचाता है। कौन? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, और उस पर प्रोसेस करता है। अब ये क्या लिखा हुआ है ये भी समझ लेते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज, हाँ, तो ये लिखा हुआ है आपका मशीन लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। मशीन लैंग्वेज पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम ये चार्ट समझ लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी नंबर्स। द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर इन बाइनरी आर कॉल्ड मशीन कोड और मशीन लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज इज easy for the machine but difficult for the programmer. Machine language works differently on each computer system. That is why the code of one computer cannot be run on another computer. Machine language is a machine dependent language. इसका मतलब क्या हुआ? मशीन लैंग्वेज जो होती है वो ऐसी लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज का मतलब है 0 और 1 यानी बाइनरी नंबर, बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम हमारी सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है, यानी बाइनरी डिजिट्स को ही समझता है। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये लिखा है कि जब भी आपको इंस्ट्रक्शन देते हो उस अपने कंप्यूटर सिस्टम को, तो कंप्यूटर सिस्टम सबसे पहले उसे बाइनरी में कन्वर्ट करता है। और कन्वर्ट कैसे करता है? मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मशीन कोड का मतलब होता है बाइनरी डिजिट्स। फिर अब ये जो बाइनरी डिजिट्स है ये कंप्यूटर के लिए बहुत इजी होती है समझना, पर हम यूजर्स के लिए समझना बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। और मशीन लैंग्वेज में एक ये भी बात है कि वो अगर जैसे आपने 0-1 में कोई कोड लिखा, तो वो आपके कंप्यूटर में जैसे चल रहा है ज़रूरी नहीं है कि दूसरे कंप्यूटर में भी वैसे ही वर्क करे। जब आप उसको दूसरे कंप्यूटर को वही सेम दोगे कोड, तो वो उस कंप्यूटर में डिफरेंट वर्क करेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है मशीन लैंग्वेज वर्क्स डिफरेंटली ऑन ईच कंप्यूटर सिस्टम। मशीन लैंग्वेज हर एक कंप्यूटर में अलग अलग वर्क करती है। इसीलिए कोई भी एक कोड जो आप एक मशीन में लिख रहे हो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी मशीन में भी वैसा ही काम करे, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज जो होती है वो मशीन डिपेंडेंट होती है। मशीन लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। अब मशीन लैंग्वेज जो है, अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। पहली हो गई मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड, दूसरी हो गई असेंबली लैंग्वेज, तीसरी हो गई हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो ओके, तो हमने पढ़ लिया मशीन लैंग्वेज, हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि, पहले इसको पढ़ लेते हैं पैरा। असेंबली लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड टू ओवरकम द डिफिकल्टीज इन राइटिंग प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज because it was difficult to explain the code written in zeros and ones in machine language. Codes is in assembly language were used, but these codes were easy and these codes are called mnemonics code, ठीक है। ये क्या कह रहा है पैरा? ये कह रहा है कि असेंबली लैंग्वेज हमारा तब इन्वेंट किया गया जब हमें मशीन लैंग्वेज से
काम करने में प्रॉब्लम होती थी। मतलब ऑफ कोर्स अगर आप 0-1 में पूरा कोड लिखेंगे तो आपको समझने में भी प्रॉब्लम होगी और लिखने में भी प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने असेंबली लैंग्वेज का इन्वेंशन किया, ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज क्या थी? असेंबली लैंग्वेज कोड्स के फॉर्म में होती थी, तो वो 0-1 से नहीं बनती थी, वो कोड्स में बनती थी। तो उन कोड्स को लर्न करना और लिखना मशीन लैंग्वेज से थोड़ा ज़्यादा ईजी था, ठीक है। इसीलिए हमने असेंबली लैंग्वेज को इन्वेंट करा। फिर आते हैं थर्ड टाइप में। ये नंबर गलत हो गए, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट होना चाहिए, यहाँ सेकंड और ये थर्ड। ये 3 टाइप्स हैं आपके लैंग्वेज के। फिर आते हैं थर्ड में। थर्ड हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज इज रिटन इन using English letters and math symbols. High level language is very easy to write and understand. This language is machine independent. High level language is converted into machine language with the help of compiler or interpreter. मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज जो थी वो असेंबली से भी इजी थी। असेंबली का क्या होता था? कोड्स होते थे, तो वो हमें लर्न करना पड़ता था। अब हाई लेवल लैंग्वेज तो हमारे नॉर्मल जो इंग्लिश होती है और मैथ्स के लेटर्स होते हैं, मैथ्स के सिंबल होते हैं, उसमें ही होती थी, तो वो और भी ज़्यादा इजी हो गई। तो हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इजी थी समझने में भी और लिखने में भी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या थी? सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज थी ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज थी। मशीन लैंग्वेज क्या थी? मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज थी। मशीन डिपेंडेंट और हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट। मतलब कि ये किसी भी मशीन पर डिपेंड नहीं करती थी। जो भी आप एक मशीन में कोड लिख रहे हो, जब आप उसे दूसरे मशीन में कोड लिखोगे तो वो सेम वर्क करेगी। मतलब हर मशीन का डिफरेंट डिफरेंट कोड नहीं लिखना पड़ता था, एक कोड लिखो और वो हर मशीन में चलेगा। इसको बोलते हैं मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज इज कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब जो हम हाई लेवल लैंग्वेज लिखते थे वो कैसे लिखते थे? हाई लेवल लैंग्वेज इज कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। मतलब हम कोड तो लिख रहे हैं HLL में, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में, पर जब भी मशीन को हम वो कोड दे रहे हैं तो पहले हम उसे कन्वर्ट करते हैं, किसमें? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हमारा कंप्यूटर उसे भी आसानी से समझ लेता है। क्योंकि कंप्यूटर को तो कौन ईजी है? कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज सबसे ईजी लगती है, पर हमारे लिए क्या ईजी है? हाई लेवल लैंग्वेज ईजी है। तो हमने बीच में एक कन्वर्टर रख दिया, और कन्वर्टर के नेम क्या है? एक कंपाइलर है और दूसरा इंटरप्रेटर है, ठीक है। एक कंपाइलर हो गया, दूसरा इंटरप्रेटर हो गया। ये दो हमारे मशीन कन्वर्टर है। हमने बीच में एक कन्वर्टर रखा, हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं और कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझ रहा है, पर बीच में एक कन्वर्टर है जो उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो हम दोनों के लिए आसान हो गया, इसीलिए हमारा कोड लिखना और इजी हो गया। अब HLL लैंग्वेजेस के जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है? CCC हो गया, पाइथन हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, कोबोल हो गई। ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज में हमारा एक मेन यूज़ होता है कन्वर्टर असेंबलर, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को भी हम डायरेक्ट कंप्यूटर को नहीं देते हैं क्योंकि वो उसको समझ में ही नहीं आएगा। असेंबली लैंग्वेज जो कंप्यूटर वो हमारे लिए है, असेंबली लैंग्वेज तो हमारे लिए, पर हम कंप्यूटर को जब भी देते हैं तो उसे मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं और बीच में कन्वर्टर रख देते हैं, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्टर क्या था? असेंबलर। यहाँ पे आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। असेंबली के लिए यूज होता है असेंबलर, हाई लेवल लैंग्वेज के लिए यूज होते हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ठीक है। अब इन दोनों में भी डिफरेंस समझ लेते हैं। Assembler is a type of translator which is used to convert code written in assembly language into machine language। ये देखिए यही बात यहाँ पर लिखी है जो मैंने आपको बोली कि असेंबलर जो एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और फिर मशीन लैंग्वेज आपका कंप्यूटर इजीली समझ लेता है। तो
असेंबलर एक ट्रांसलेटर है, पर वो सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब ये इन सब का यूज़ होता ही नहीं है। अब सब लोग हाई लेवल लैंग्वेज में ही प्रोग्राम राइट करते हैं। तो इसके दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक कंपाइलर हो गया, एक इंटरप्रेटर हो गया। कंपाइलर, हाँ, तो कंपाइलर क्या है? कंपाइलर इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर. Through the compiler, the code written in HLL can be converted into machine language. Compiler is used to simultaneously convert the code of program and also to check the error in that program. Compiler is used in C and C++. ठीक है। तो कंपाइलर जो है वो एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर इज यूज्ड टू साइमल्टेनियसली कन्वर्ट द कोड ऑफ प्रोग्राम एंड ऑल्सो द चेक ऑफ एरर्स इन द प्रोग्राम। कंपाइलर एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो दो काम एक साथ करता है। पहला तो वो कोड करता है प्रोग्राम को, ठीक है। दूसरा, जो आपकी गलतियां होती है उसको भी चेक करता है। अगर गलती हुई आपके प्रोग्राम में तो कंपाइलर वाला कोड रन ही नहीं होगा, ठीक है। वो बोलेगा कि पहले आप अपना कोड जो आपने लिखा है उसे ठीक करिए, तब मैं रन करूँगा। पर इंटरप्रेटर में यही डिफरेंस है इन दोनों में। इंटरप्रेटर क्या करता है? वो लाइन बाय लाइन कोड ट्रांसलेट करता है और कंपाइलर पूरा कोड एक बार चेक करता है। जब कोड आपका सही होगा तो उसको एक साथ रन कर देगा। और इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन चेक करता है और रन करता है। एक लाइन चेक किया, सही है, उसको रन कर दिया। दूसरी लाइन चेक किया, वो भी सही है, तो उसको भी रन कर दिया। तीसरी लाइन में आपकी गलती थी तो उसे रन नहीं करेगा, फिर वहां से रोक देगा प्रोग्राम। तो ये ऐसा करता है। और कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक बार चेक करता है, गलती है कहीं तो वो रन ही नहीं करेगा, और पूरा सही होगा तो एक साथ रन करके आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। एक बार इंटरप्रेटर पढ़ भी लेते हैं। Like a compiler, it converts the code written in HLL into machine code, but it executes a program line by line or statement by statement. And when any line is correct, it converts it into machine language. It is slower than compiler. It is used in Python and JavaScript, ठीक है। अब कंपाइलर का यूज़ जो होता है वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस में होता है? एक सी में होता है, एक C++ में भी होता है, और भी कई सारी लैंग्वेजेस हैं उनमें भी कंपाइलर का यूज़ किया जाता है। इंटरप्रेटर का यूज़ हमारी पाइथन में करा जाता है और जावास्क्रिप्ट में करा जाता है, और भी कई लैंग्वेजेस होंगी उनमें भी किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो इंटरप्रेटर क्या करता है? स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आपका कोड चेक करता है, फिर उसे रन कर देता है। अगर सही होगा तो रन कर देता है, ठीक है। और इसी वजह से, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन चेक कर रहा है, तो इसीलिए इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो होता है कंपाइलर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये हमने तीनों तरह के ट्रांसलेटर पढ़ लिए, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर का दूसरा टाइप, सॉरी दूसरा नहीं, ये दो टाइप्स होते हैं सॉफ्टवेयर का। ये भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है सॉफ्टवेयर्स को, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और एक प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री सॉफ्टवेयर. It is such software which can be downloaded for free and can be used without any payment. This type of software is also called freeware software. ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो फ्रीली अवेलेबल होता है, मतलब कि उसको आप बस डाउनलोड करो और यूज़ करना शुरू कर दो, वो सबके लिए फ्री होता है, ठीक है। जैसे कि आप गूगल डाउनलोड करते हो और यूज़ करना शुरू कर देते हो, तो वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, उसके लिए आपको कोई पे नहीं करना पड़ता कहीं पर, ठीक है। इसीलिए इन सॉफ्टवेयर्स को क्या बोलते हैं? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया गूगल क्रोम, ठीक है। गूगल क्रोम को आप बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हो। लाइनक्स भी आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। फायरफॉक्स बिल्कुल फ्री रहता है आपके लिए। ऑर्डिनो IDE भी फ्री है, लिब्रे ऑफिस भी फ्री है, पाइथन भी फ्री है, आइडियली भी फ्री है।
तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके लिए एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आपको इनके लिए कुछ पे भी नहीं करना है। अब पढ़ लेते हैं प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर का मतलब है इनके लिए आपको पे करना पड़ेगा। दिस सॉफ्टवेयर इज नोन एज अ क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर और कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर फॉर विच रेंट हैज टू बी पेड टू डाउनलोड सच एज विंडोज, MS ऑफिस, फोटोशॉप etc। मतलब कि ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके लिए आपको रेंट पे करना पड़ता है। ठीक है, आपको जैसे सॉफ्टवेयर लेना है, जैसे मान लिया विंडोज, आपको जो आपको आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर में विंडोज पड़े होते हैं। ठीक है, तो विंडोज यूं ही नहीं पढ़ के आते हैं, उसके लिए आपको पूरा विंडोज वाला पैक डलवाना पड़ता है। ठीक है, उस पूरे सॉफ्टवेयर को डलवाने के लिए आपको शुरू में ही एक रेंट देना पड़ता है। तो वो जो रेंट वो जो आपके में विंडोज़ डालते हैं ना, आपके कंप्यूटर में विंडोज़ सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं, वो भी रियल नहीं होता है। वो एक कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है। रियल वर्जन वो भी आप यूज़ नहीं कर रहे होते हो, फिर भी आपको उसके लिए रेंट पे करना पड़ता है। तो ये होते हैं प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। अब अगर आप में से किसी ने फ़ोटोशॉप यूज़ करा है तो आपको पता होगा फ़ोटोशॉप के लिए भी आपको एक पैक डलवाना पड़ता है और उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। MS ऑफिस का भी सेम है। अब आते हैं कंप्यूटर मेमोरी में। तो कंप्यूटर मेमोरी, ये हमारा एक चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, पहले कंप्यूटर मेमोरी पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर memory is a unit of computer system where data is stored. Memory is divided into two parts. मेमोरी हमारे कंप्यूटर सिस्टम की ऐसी यूनिट है जहाँ पे कोई भी डेटा होगा वो स्टोर होगा। ठीक है, दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे चार्ट में समझ लेते हैं एक बार। कंप्यूटर मेमोरी की देखिए यहाँ पर दो पार्ट दिखा रहा है, एक प्राइमरी मेमोरी है, एक सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी में भी दो पार्ट है, एक रैम है, एक रोम है। सेकेंडरी मेमोरी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, ये सब हो गया है सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, primary memory is also called memory or internal memory. This memory is used for the primary function of the computer system. This memory has two parts, RAM and ROM. ये मैंने आपको समझा दिया कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो एक इंटरनल मेमोरी होती है। जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में फंक्शंस होंगे वो सब होंगे आपके प्राइमरी फंक्शंस, और वो सब कहाँ रन करेंगे, इंटरनल मेमोरी में ही रन करेंगे। ठीक है, इसके दो पार्ट हो गए, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम समझ लेते हैं, दिस मेमोरी इज फॉर ओनली फॉर रीड टाइप। इन दिस द डेटा इज स्टोर टेम्पोरेरीली एंड ये क्या लिखा हुआ है, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। तो मैं आपको समझा देती हूँ, ये आप पैरा को छोड़िए, मैं आपको समझा रही हूँ। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो एक वॉलेटाइल टाइप की होती है। वॉलेटाइल का मतलब आप उसे जब ओपन करेंगे तो वो आपको जब तक आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तब तक ही आपको दिखेगी। अगर आपने कंप्यूटर ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, तो वो जो आपने डेटा देखा था वो सब वापस से चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है वॉलेटाइल का मतलब। तो रैम जो होती है हमारी वॉलेटाइल टाइप की होती है। जैसे कि आप कोई फाइल बना रहे हो अपने कंप्यूटर में और अचानक से आपकी लाइट गई और आपका कंप्यूटर बंद, तो जो फाइल आप बना रहे थे अगर आपने सेव नहीं किया है तो वो होगी रैम के अंदर। और जैसे ही लाइट बंद गई, लाइट चली गई, कंप्यूटर ऑफ हुआ, वो आपका सारा फाइल सब डिलीट हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, तो इसीलिए रैम का मतलब, रैम जो होती है वो आपकी वॉलेटाइल होती है। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक उसमें रैम में अगर कोई डेटा है तो वो आपको दिखाई देगा, जैसे ही लाइट जाएगी आपका डेटा सारा चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, द डेटा गेट्स इरेज्ड व्हेन ऑल द पावर सप्लाई इज टर्न्ड ऑफ। ठीक है, तो रैम के टाइप्स में आते हैं। रैम दो टाइप्स की होती है, एस रैम और डी रैम। एस रैम का मतलब स्टैटिक रैम, डी का मतलब डायनेमिक रैम। एस रैम जो होती है वो थोड़ी फास्टर होती है, क्यों? क्योंकि इसे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। एक बार जो आप लिख दोगे वो काफ़ी टाइम के लिए हो जाएगा। ठीक है, उसको बार बार आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एस रैम इज यूज्ड एज अ कैशे मेमोरी इन द कंप्यूटर।
कंप्यूटर में हमारी जो एस रैम होती है वो एक कैश के रूप में होती है, ठीक है। कैश ये भी एक मेमोरी होती है जो कि एस रैम का ही एक टाइप है। डी रैम में आते हैं। डी रैम को आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है क्योंकि इसका नाम ही है डायनेमिक, मतलब आप इसको बार बार रिफ्रेश करोगे तो इसीलिए, क्योंकि आप इसे बार बार रिफ्रेश करते हो इसलिए ये थोड़ी स्लो होती है। एस रैम के कंपैरिजन में ये स्लो होती है, ठीक है। दिस मेमोरी वर्क स्लोअर देन एस रैम, ये लिखा हुआ है, ठीक है। आते हैं कैश मेमोरी में। कैश इट इज द टेक्स्ट ऑफ रैम, इट इज द टाइप ऑफ रैम, ठीक है। कैश मेमोरी जो होता है वो एस रैम का ही एक टाइप होता है। इसमें जो आपका डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो जो आप तुरंत एग्जीक्यूट करने वाले होते हो, जैसे आपको तुरंत ही किसी चीज़ का, किसी भी डेटा का काम है, आपने उसे कहीं स्टोर कर रखा है और ऐसी जगह स्टोर कर रखा है जिसमें आपको उसका काम तुरंत ही है, तो वो कहाँ पर स्टोर होगा, वो आपके कैश मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है। कैश मेमोरी के भी अब 3 लेवल्स होते हैं, एक L1 हो गया, L2 हो गया और L3 हो गया। ये 3 पार्ट्स हैं कैश मेमोरी के। द साइज ऑफ दिस मेमोरी यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 8 KB टू 64 KB, ठीक है। दिस मेमोरी इज फास्टेस्ट मेमोरी। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है और उसमें ऑप्शन में कैश मेमोरी है तो आंसर क्या होगा, कैश मेमोरी ही होगा, ठीक है। और अगर कैश मेमोरी ऑप्शन में नहीं है, एस रैम या डी रैम में से कोई एक ऑप्शन है तो एस रैम होगा, ठीक है। तो अब आते हैं रोम में। द डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी दिस कैन ओनली बी रीड, इट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ मोर देन वन प्रोग्राम विच इज कॉल्ड फर्मवेयर। दिस प्रोग्राम इज यूज टू रन द कंप्यूटर and control its function. The most important program of ROM is there is a BIOS, ठीक है। मतलब कि रोम का फुल फॉर्म ही है रीड ओनली मेमोरी, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप उसे पढ़ सकते हो। तो जो कुछ फाइल्स होती हैं आपके कंप्यूटर में जिन्हें आप कभी डिलीट नहीं कर सकते हो, उसमें डिलीट का ऑप्शन ही नहीं आता है, तो वो सब आती हैं आपके रोम में, मतलब उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड डेटा होता है, ठीक है। तो वो सब आती है आपकी रोम में। रोम जो होता है, जब जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले एक आपका प्रोग्राम रन होता है और उसका नाम है बायोस, ठीक है। बायोस का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये वही प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में सबसे पहले रन होता है जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो। और ये बायोस किसका टाइप है, फर्मवेयर का टाइप है। फर्मवेयर का टाइप है ये बायोस, ठीक है। समझ में आया। और फर्मवेयर क्या है, फर्मवेयर का मतलब होता है कि जो रोम के ही कई सारे प्रोग्राम्स को मिला करके उनका जो कलेक्शन बनता है उसको बोलते हैं फर्मवेयर, ठीक है। और उन्हीं फर्मवेयर के टाइप में से एक है बायोस। बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न कर लेना चाहिए। अब आते हैं इसके टाइप्स पे। 3 टाइप्स होते हैं, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। मैंने आपको फुल फॉर्म पहले ही बता दिया था, सॉरी एक बार दोबारा बता देती हूँ। प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम, इरेजेबल रोम, ठीक है, इरेजेबल पी रोम। फिर पी रोम का ऑलरेडी फुल फॉर्म मैंने आपको बता रखा है, प्रोग्रामेबल रोम, तो इसीलिए मैंने यहाँ थोड़ा शॉर्ट में किया है। ईपी रोम का मतलब, ई का मतलब इलेक्ट्रिकली, और फिर उसके बाद ईपी रोम। ईपी रोम का फुल फॉर्म ये आप ऊपर लिखा हुआ है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, तो ये आपको वापस यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चार्ट में मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं, पी रोम क्या है, ई पी रोम क्या है और ई पी रोम क्या है। पी रोम क्या है, इन दिस टाइप ऑफ रोम एनी इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन ओनली वंस, आफ्टर दैट द इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी डिलीटेड और चेंज, ठीक है। मतलब कि पी रोम में आपने जो भी एक बार लिख दिया वो लिख दिया, वो कभी चेंज नहीं होगा। ईपी रोम में जो भी आप लिखोगे उसे आप चेंज कर सकते हो, पर किसकी हेल्प से, अल्ट्रा वायलेट रेस की हेल्प से आप उसे इरेज करके दोबारा लिख सकते हो। ईपी रोम क्या है, ईपी रोम सबसे ईपी रोम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रोम का, क्योंकि उसे इसमें फुल फॉर्म में ही है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम, सॉरी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। मतलब कि इसमें आप यूवी रेज की जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके प्रोग्राम को दोबारा रीराइट कर सकते हो, ठीक है, रीराइट कर सकते हो। सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं।
दिस मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड एक्सटर्नल मेमोरी विच स्टोर डेटा परमानेंटली एंड इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। क्योंकि अब देखिए, अब आप इसमें जो भी बाहर से डिवाइस लगाते हो, जैसे कि आप पेन ड्राइव का यूज़ करते हो, ठीक है, हार्ड डिस्क का यूज़ करते हो, तो ये सारी हो गई सेकेंडरी मेमोरी। क्योंकि आप उन्हें बाहर से लगा रहे हो, तो लगा बाहर से जब आप यूज़ करोगे, उसको बाहर से कनेक्ट करके यूज़ करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रैम से स्लोअर होगी, ठीक है, रैम रोम से स्लोअर होगी। तो प्राइमरी मेमोरी से स्लोअर होती है कौन? सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी में आपकी मेमोरी का साइज बहुत ज़्यादा हो सकता है, और जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है उसका साइज ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए वो बहुत फास्ट होती है। और ये स्लो होती है और इसका साइज बहुत बड़ा होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज पावर होती है सेकेंडरी मेमोरी की। ठीक है, अब इसके टाइप्स दिए हुए हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टैप, ऑप्टिकली डिस्क, ठीक है, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, यूएसबी, बहुत सारी होती हैं। तो अब आते हैं नंबर 1, फ्लॉपी डिस्क पढ़ते हैं। अ, हाँ, तो यहाँ पे देखिए एक और भी चीज़ लिखी हुई है, हार्ड डिस्क रिप्लेस्ड बाय एसएसडी। मतलब कि पहले के टाइम पे जो हार्ड डिस्क यूज़ होती थी, अभी प्रेजेंट में बता रही हूँ मैं, हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी का यूज़ होने लगा है। कुछ टाइम पहले तक अभी हार्ड डिस्क का ही यूज़ होता था, अभी भी कई कई डिवाइसेस में हार्ड डिस्क का यूज़ होता है, पर मोस्टली अब एसएसडी का यूज़ करने लग गए हैं। एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क को पढ़ लेते हैं। फ्लॉपी डिस्क इज अ मेमोरी डिवाइस बेस्ड ऑन मैग्नेटिक टेप which stores data or information permanently. Floppy disk can be easily inserted and removed in the computer system. Floppy disk is available in different sizes like 3.5 inch, 5.25 inch, और storage capacity of floppy disk is 1.44 MB। फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो आपकी एक ऐसी मेमोरी डिवाइस होती है जो कि मैग्नेटिक टेप पे बेस्ड होती है, ठीक है, और ये हमेशा के लिए डेटा स्टोर करती है। और ये आपके कंप्यूटर में इजीली बाहर से इंसर्ट करी जा सकती है और हटाई जा सकती है। और आपकी फिर यहाँ पे जो साइजेस अवेलेबल है मार्केट में वो दिए हुए हैं 3.5 और 5.25 इंचेस, और जो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी दी हुई है 1.44 MB, तो ये पढ़ लीजिएगा। हार्ड डिस्क में आते हैं। इट इज़ अ मैग्नेटिक डिवाइस मेड ऑफ मेटल विच इज़ यूज टू परमानेंटली स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज, 256 GB, 512 GB, 1 TB, etc, ठीक है। तो हार्ड डिस्क भी फ्लॉपी डिस्क की तरीके ही होती है, बट इसमें फ्लॉपी डिस्क में आपका मैग्नेटिक टेप का यूज होता है, हार्ड डिस्क में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हार्ड डिस्क जो है आपके कंप्यूटर के सीपीयू में ही लगी होती है, ठीक है। लेकिन अब हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी का यूज होने लगा है, तो एसएसडी लग कर आती है। तो ये भी आपका परमानेंट डेटा स्टोर करती है और बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में भी डेटा स्टोर कर सकती है। इसके साइजेस लिखे हुए हैं, सॉरी, कैपेसिटी लिखी हुई है, किस किस कैपेसिटी में अवेलेबल है। अब ये पढ़ लेते हैं। अपडेटेड वर्जन ऑफ HDD इज HDD ड्यू टू विच डेटा कैन बी एक्सेड एट अ फास्टर स्पीड। HDD का यूज पहले होता था, अभी यूज होता है HDD का, क्योंकि HDD से फास्टर है, इसीलिए अब इसका यूज होने लगा है, ठीक है। मैग्नेटिक टेप में आते हैं। It is a storage device used in tape recorder which has a black colored ribbon. Data is accessed sequentially from the magnetic tape. मैग्नेटिक टेप पहले यूज होता था, अभी भी शायद यूज होता है थोड़ा बहुत, और इसमें क्या होता है, सीक्वेंशियली डेटा एक्सेस होता है। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कैमरे में जो पहले रील लग के आती थी, उसको अगर आप लाइट में ऐसे देखो तो उसमें फोटो दिखती थी लोगों की, ठीक है। जो आप कैमरे में फोटो क्लिक करते थे वही सारी फोटोज उस रील में दिखती थी। तो वो जो रील होती थी वो लंबी सी होती थी ना, रिबन टाइप की, तो उसमें जो फोटो पहले है वो आपको पहले दिखाई देगी, और उसके बाद फिर जो है, फिर उसके बाद जो है, फिर मतलब ऐसे लाइन से आपको दिखाई देगी, जो पहले वो पहले, जो बाद में है तो वो बाद में। तो इसका मतलब होता है सीक्वेंशियली डेटा एक्सेस होना, ठीक है। अब आते हैं ऑप्टिकल डिस्क में। ऑप्टिकल डिस्क इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ डेटा स्टोरेज इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू लेजर बीम और इंफ्रारेड लाइट।
मतलब कि ऑप्टिकल डिस्क में आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, लेजर बीम का और इंफ्रारेड लाइट का। ऑप्टिकल डिस्क के भी दो टाइप्स हो गए, सीडी और डीवीडी। सीडी का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का मतलब है डिजिटल वीडियो, और या इसको आप बोल सकते हो वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। अब यहाँ पे उसका साइज लिखा हुआ है 700 MB मैक्सिमम और 4.7 GB इसका मैक्सिमम, ठीक है। पेन ड्राइव में आते हैं। पेन ड्राइव जो है वो आपकी एक फ्लैश ड्राइव है, इसको फ्लैश ड्राइव भी कह सकते हैं। इट इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस विच इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू यूएसबी पोर्ट, ठीक है। यहाँ पोर्ट होगा, पार्ट लिखा हुआ है, पोर्ट होगा। It is a plug and play device. It is also known as the data traveler. It is available in different sizes. तो ये यहाँ पे साइजेस लिखे हुए हैं पेन ड्राइव के। तो आपने देखा होगा पेन ड्राइव में आगे एक यूएसबी पोर्ट लगा होता है, तो उस पोर्ट को अगर आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो वो पेन ड्राइव रन होने लगती है। तो ये प्लग्ड एंड प्ले डिवाइस का मतलब आप उसको लगा सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपका जो यूनिट्स हैं वो दी हुई हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट, हमारी जो कंप्यूटर मेमोरी में यूनिट्स है उसको कैसे मेजर करते हैं वो सब लिखा हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है, ये आपको लर्न होना चाहिए। 1 बिट का मतलब है बाइनरी डिजिट। 8 बिट्स को मिलाकर के एक बाइट बनता है। 1024 बाइट्स को मिलाकर के 1 KB बनता है। और फिर ऐसे ही पूरा आपका डेटा है, ठीक है। MB है, GB है, TB है, PB है, EB है, ZB है, YB है, ब्रोंटो बाइट है और जियोप बाइट है, ठीक है। जियोप बाइट है। जियोप बाइट इज द हाईएस्ट, मतलब अभी प्रेजेंट में जो अगर आप देखेंगे तो जियोप बाइट सबसे हाईएस्ट है यूनिट, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी की मेजरमेंट यूनिट। आगे आते हैं, बूटिंग समझ लेते हैं। बूटिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ज़रूर याद करना चाहिए। Booting is the process of starting a computer system when the power button is pressed so the files and resources are loaded into the memory. At the time of booting, BIOS does a testing which is called post power on self test, in which the device connected to the motherboard are checked. There are two types of booting, ठीक है। तो बूटिंग क्या है, जब भी आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो जब भी आप पावर बटन दबाते हो कंप्यूटर की, तो सबसे पहले वो फाइल और जितनी भी चीज़ें हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में उन सबको लोड करती है, किसमें, मेमोरी में। क्यों लोड कर रही है मेमोरी में, क्योंकि आप उसे अब यूज़ करने वाले हो, इसीलिए, ठीक है। और सबसे पहले वो एक टेस्ट करती है, बायोस टेस्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब भी आप पावर ऑन करोगे तो सबसे पहले वो टेस्ट करेगी। और उस टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट में वो जितनी भी आपके कंप्यूटर में डिवाइसेस कनेक्ट हैं, ठीक है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं उन सबको एक बार चेक करती है, क्या ये सभी रन कर रही हैं, ठीक है। जब आपका पूरा मदरबोर्ड चेक कर लेगा, मदरबोर्ड को भी पूरा चेक किया जाता है, जब सब कुछ सही होगा तब आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। अगर कोई भी डिवाइस गड़बड़ हुई तो फिर आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया बूटिंग प्रोसेस। अब आते हैं उसके टाइप्स में। 2 टाइप्स की होती हैं, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब है कि जब आप पूरा कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हो, पावर ऑन कर रहे हो, ठीक है, तब। वार्म बूटिंग का मतलब है जब आप अपना कंप्यूटर बीच से ही, जैसे आप चला रहे हो, आपको कुछ प्रॉब्लम लगी तो आपने उसको रीस्टार्ट कर दिया, तो ये हो गई आपकी वार्म बूटिंग, ठीक है। अब एस्काई कोड समझ लेते हैं। एस्काई कोड क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन interchange. ASCII code alphanumeric values used to represent special symbols such as codes are already defined by the computer system. These codes are used to convert the data and instructions given to the computer system into binary code. The data input into a computer system is first converted into ASCII code, then convert to binary code. तो एस्काई कोड भी एक कोड जैसा है, जैसे आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर में हमने कोड पढ़े थे वैसा ही है ये। तो इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोड्स, उन कोड्स को बोलते हैं एस्काई कोड, ठीक है।
तो द डेटा इनपुटेड इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ASCII कोड, देन कन्वर्टेड टू बाइनरी कोड। मतलब कि जब भी आप डेटा अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंसर्ट करते हो, इनपुट करते हो, तो वो सबसे पहले उसे ASCII कोड में कन्वर्ट करता है, फिर वो ASCII कोड्स को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो बीच में आपका जो हम पहले डायरेक्ट मशीन कोड में चेंज कर देते थे अपने डेटा को, अब यहाँ पे क्या हो गया है, बीच में आपका एक ASCII कोड डाल दिया गया। ASCII कोड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो फाइल फॉर्मेट और एक्सटेंशन समझ लेते हैं। A file format और फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड टू प्रेजेंट ईच फाइल। मतलब कि हर एक फाइल का एक कोई ना कोई एक्सटेंशन होगा, उसका एक फॉर्मेट होगा। अगर आपकी फाइल एक पिक्चर है तो वो JPG फॉर्मेट में होगी। अगर आपकी फाइल एक PDF है तो वो .pdf लिखा होगा लास्ट में, जैसे यहाँ पे .jpg लिखा है वैसे ही .pdf लिखा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशंस होते हैं। तो हर एक फाइल का डिफरेंट एक्सटेंशन होता है। जैसे अगर आप MS वर्ड से बना रहे हो कोई फाइल, तो लास्ट में DOC लिखा होगा, .doc मतलब डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। तो आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।